हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विकास सैनी वेलकमिंग यू ऑल ऑन दिस यूट्यूब चैनल। सो हमने अपनी लास्ट वीडियो में FW टेलर के प्रिंसिपल्स को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर किया था और आज इस वीडियो में हम FW टेलर की टेक्निक्स को डिटेल में स्टडी करेंगे। और इससे पहले जो हमारा हेनरी फ्योल था उसके सारे प्रिंसिपल्स हमने ऑलरेडी डिटेल में कवर कर लिए। सो जो ये क्लास है ये प्रिंसिपल्स की लास्ट क्लास है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट क्लास अपलोड होगी आपकी केस स्टडीज़ की। सो चलिए पढ़ते हैं फिर। अब जब मैंने आपको प्रिंसिपल्स कराए थे वहाँ पर मैंने प्रिंसिपल का मतलब आपको क्या बताया था? मैंने बताया था कि प्रिंसिपल होती हैं आपकी जनरल गाइडलाइंस जो कि आपको ये गाइड करती है कि आपको डिसीजन कैसे लेना है, कैसे आप अपनी प्रोडक्शन को मैक्सिमाइज़ कर सकते हो, कॉस्ट को मिनिमाइज़ कैसे कर सकते हो। और जो आज की वीडियो है हमारी, इसमें हम स्टडी करेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो टेक्निक्स क्या होती हैं? टेक्निक्स होती हैं आपके प्रोसीजर या आपके मेथड्स जिसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि जो आप प्रिंसिपल में डिसाइड करते हो, लाइक प्रिंसिपल आपको बताते हैं कि आप ऐसे करोगे, और टेक्निक्स आपको ये बताती है कि जो प्रिंसिपल्स आपको गाइड कर रहे हैं आप उसको कैसे अचीव कर सकते हो। सो टेक्निक्स होती हैं आपकी प्रोसीजर्स, आपके मेथड्स जिसमें बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सो जो आपका FW टेलर था उसने कौन कौन सी टेक्निक्स स्पेसिफाई करी थी, मतलब जब उसने रिसर्च करी थी उसने कितने टाइप्स की टेक्निक्स दी थी। सो आज वो हम इस वीडियो में डिटेल में कवर करेंगे। और हमारी फर्स्ट टेक्निक है फंक्शनल फोरमैनशिप। सो जब मैंने आपको लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट कराया था वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था? वहाँ पर मैंने बताया था सबसे ऊपर टॉप लेवल होता है, उसके नीचे मिडिल लेवल होता है और सबसे नीचे होता है लोअर लेवल जिसको हम सुपरवाइजरी लेवल या फोरमैन लेवल भी बोल देते हैं। और इसके नीचे होते हैं आपके वर्कर्स। सो जो फोरमैन होता है वो सबसे लोअर लेवल पे होता है, मतलब जो मैनेजमेंट में रैंकिंग होती है इसकी वो सबसे कम होती है। और जो वर्कर में होता है, वर्कर में इसकी टॉप मोस्ट रैंकिंग होती है क्योंकि जितने भी वर्कर होते हैं सारे के सारे इसके नीचे काम करते हैं। सो जो आपका FW टेलर था उसने क्या बताया था? उसने बताया था कि जो ये लास्ट लेवल ऑफ मैनेजमेंट होता है जिसे हम फोरमैन लेवल बोलते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन होती है क्योंकि सारी की सारी प्रोडक्शन से रिलेटेड, सारे के सारे रॉ मटेरियल से रिलेटेड सारा का सारा यूज़ कहाँ पर होता है? इस लेवल के अंडर। सो वर्कर्स को कौन कंट्रोल करता है? आपका फोरमैन। सो अगर फोरमैन उनको अच्छे से गाइड नहीं करेगा सो जो टॉप लेवल पे पॉलिसीज फ्रेम हुई वो हमेशा यूजलेस जाएंगी, मतलब उसका कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सो FW टेलर ने ये बोला था कि ये बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल पोजीशन है और इस पोजीशन पे हमें कुछ ऐसे फोरमैन चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ हों। सो इसने कुछ क्वालिटीज़ आइडेंटिफाई करी थी और वो क्वालिटीज़ क्या थी कि वो इंटेलिजेंट हो, वो एजुकेटेड हो, वो होनेस्ट हो, वो स्पेशल नॉलेज हो उसके पास और उसकी गुड हेल्थ हो। सो जब टेलर्स ने ये सारी की सारी क्वालिटीज़ देखी उसने ये आइडेंटिफाई किया कि इतनी सारी की सारी क्वालिटीज़ कभी भी एक इंडिविजुअल में नहीं मिल सकती। सो इसने क्या प्रपोज किया? इसने प्रपोज किया कि हम फंक्शनल फोरमैनशिप के थ्रू अपने इस लेवल को इम्प्रूव करेंगे। सो इसने फंक्शनल फोरमैनशिप सजेस्ट करी थी। उसमें इसने क्या बताया कि जो हमारी फैक्ट्री होती है, लाइक जहाँ पर सारी की सारी प्रोडक्शन होती है, उसको हम 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करेंगे। लाइक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग रहेगा, प्लानिंग डिपार्टमेंट अलग रहेगा। प्रोडक्शन का काम सिर्फ प्रोडक्शन से रिलेटेड होगा, प्लानिंग का काम सिर्फ प्लानिंग से रिलेटेड होगा। और हर डिपार्टमेंट में 4 मैनेजर रहेंगे क्योंकि कभी भी एक मैनेजर में इतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं होती। सो इसने क्या सजेस्ट किया कि एक सुपरवाइज़र को इतना काम देने की बजाय हम 8 सुपरवाइज़र्स को अपॉइंट करेंगे जिनका अलग अलग रोल रहेगा और उनका क्या क्या रोल रहेगा वो हम फंक्शनल फोरमैनशिप में देखेंगे। सो इसने क्या सजेस्ट किया? हम फैक्ट्री को डिवाइड करेंगे 2 डिपार्टमेंट में। एक है हमारा प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा है हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट या जिसको हम एग्जीक्यूशन डिपार्टमेंट बोलते हैं। और हर एक डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट रहेंगे। लाइक जो आपका प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें 4 स्पेशलिस्ट रहेंगे, जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है उसमें 4 स्पेशलिस्ट रहेंगे। और जो ये फंक्शनल फोरमैनशिप है ये किस प्रिंसिपल का एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंशन है आपका डिवीज़न ऑफ वर्क का। लाइक जो हमने हेनरी फ्योल का डिवीज़न ऑफ वर्क प्रिंसिपल देखा था ये उसी का एक्सटेंशन है क्योंकि वहाँ पर भी क्या बोला हुआ था कि सारे के सारे काम को डिवाइड करो और एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को काम दो उसकी कैपेबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग। सो यही FW टेलर ने बोला
कि कभी भी एक सुपरवाइज़र में इतनी सारी क्वालिटीज़ नहीं हो सकती। सो हम पूरे के पूरे वर्क को, प्रोडक्शन को अलग डिपार्टमेंट में सेग्रीगेट कर देंगे, प्लानिंग को अलग डिपार्टमेंट में, और हर डिपार्टमेंट में 4 सुपरवाइज़र रहेंगे जो कि वर्कर्स को गाइड करेंगे। सो जो इसने फंक्शनल फोरमैनशिप सजेस्ट करी उसमें कितने सुपरवाइज़र्स थे, उनके नेम क्या थे, वो अब हम एक डायग्राम से देख लेते हैं। सो टेलर ने क्या सजेस्ट किया, जो फैक्ट्री मैनेजर है या जो आपकी फैक्ट्री है उसके नीचे 2 डिपार्टमेंट रहेंगे। एक रहेगा प्लानिंग डिपार्टमेंट, दूसरा रहेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग इंचार्ज अलग रहेगा, प्रोडक्शन इंचार्ज अलग रहेगा। और जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें आपके 4 सुपरवाइज़र्स रहेंगे, मतलब 4 ऑफिसर्स रहेंगे। और ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 स्पेशलिस्ट अलग से होंगे। सो प्लानिंग डिपार्टमेंट में किस किस टाइप के स्पेशलिस्ट रहेंगे, जैसे कि आपका रूट क्लर्क हो गया। अब रूट क्लर्क का काम क्या होगा, रूट क्लर्क ये डिसाइड करेगा कि क्या सीक्वेंस होगा कोई भी काम करने के लिए, मतलब कि किस किस स्टेजेस से आपका वर्क जाएगा। अगर आपको कुछ भी प्रोडक्शन करनी है कि क्या क्या स्टेप आप परफॉर्म करोगे। सो ये कौन डिसाइड करता है, ये डिसाइड करता है आपका रूट क्लर्क। और इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या डिसाइड करता है, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क प्रिपेयर करता है आपकी इंस्ट्रक्शंस। और इंस्ट्रक्शंस किसके लिए, वर्कर्स के लिए। अब अगर वर्कर को कोई भी काम करना होता है तो उसको कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए होती हैं, लाइक मशीन को कैसे यूज़ कर सकता है, रॉ मटेरियल को कैसे यूज़ करेगा, कौन सी टेक्निक यूज़ करेगा। सो ये किस में लिखा होता है, एक इंस्ट्रक्शन कार्ड होता है जो कि प्रिपेयर करता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। और उसके अलावा आपका नेक्स्ट स्पेशलिस्ट कौन होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का काम क्या होता है, ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा काम किस टाइम शुरू होगा और किस टाइम पे ख़त्म होगा। और इसके अलावा जो कॉस्ट शीट होती है, लाइक किसी काम को करने के लिए कितना खर्चा आया, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ। सो कॉस्ट शीट प्रिपेयर करने का काम किसको होता है, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क का। और आपका नेक्स्ट स्पेशलिस्ट कौन होता है, डिसिप्लिनरी ऑफिसर या डिसिप्लिनियर। सो इसका काम क्या होता है, ये देखता है कि जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है उसमें हर तरीके का डिसिप्लिन हो, लाइक किसी भी टाइप का डिस्प्यूट न हो, हर बंदा सिस्टमेटिक वे से काम करे। मतलब कि ये इंश्योर करता है कि प्रॉपर डिसिप्लिन हो आपके डिपार्टमेंट में, प्रॉपर ऑर्डर मेंटेन हो हर चीज़ का, हर चीज़ सिस्टमेटिक वे से चले। अगर कोई सिस्टमेटिक वे से नहीं चल रहा सो ये उस पर पेनल्टीज़ वगैरह चार्ज करता है। सो प्लानिंग डिपार्टमेंट में जो FW टेलर था उसने 4 स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए, लाइक कोई भी फैक्ट्री है उसमें प्लानिंग अलग डिपार्टमेंट करेगा, प्रोडक्शन अलग डिपार्टमेंट करेगा। और प्लानिंग के काम के लिए 4 स्पेशलिस्ट हायर होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप एक ही सुपरवाइज़र को ये सारे के सारे काम दे दोगे। और जो आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अलग से 4 स्पेशलिस्ट हैं, उनके नेम क्या है। सबसे पहला स्पेशलिस्ट है आपका गैंग बॉस। अब गैंग बॉस क्या होता है, गैंग बॉस आपका वो स्पेशलिस्ट होता है जो कि ये देखता है कि सारी की सारी मशीन्स, सारे के सारे टूल्स अरेंज हैं या नहीं। मतलब कि जब वर्कर प्रोडक्शन करेंगे उन पे सारा का सारा रॉ मटेरियल जो जो मशीनें रिक्वायर्ड हैं वो उनके पास टाइमली अवेलेबल है या नहीं है। अगर नहीं होती तो कौन अवेलेबल कराता है, आपका गैंग बॉस। और उसके अलावा नेक्स्ट होता है आपका स्पीड बॉस। स्पीड बॉस क्या देखते हैं कि जो काम वर्कर कर रहे हैं वो एक प्रॉपर स्पीड से चल रहा हो। मतलब ये नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हो या वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट कर रहे हो। सो प्रॉपर स्पीड इंश्योर करना किसका काम होता है, स्पीड बॉस का। और यही इंश्योर करता है कि जो आपका काम है वो टाइम पे फिनिश हो। और इसके अलावा नेक्स्ट बॉस होता है आपका रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस का काम क्या होता है कि कोई भी मशीन है अगर जिसको रिपेयर की रिक्वायरमेंट है, सो रिपेयरिंग का काम कौन देखता है, आपका रिपेयर बॉस। ये इंश्योर करता है कि जो मशीन है और जो टूल्स हैं वो आपके प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में हो। और इससे नेक्स्ट बॉस होता है हमारा इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर क्या होता है, जो कि क्वालिटी कंट्रोल करता है। लाइक प्रोडक्शन के टाइम गुड्स प्रोड्यूस होंगे, अब वो प्रॉपर क्वालिटी के बन रहे हैं या नहीं बन रहे। सो ये कौन चेक करता है, आपका इंस्पेक्टर। सो FW टेलर ने 8 स्पेशलिस्ट सजेस्ट किए कि एक ही सुपरवाइज़र को हम ये सारा काम नहीं दे सकते, हम इसके लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट हायर करेंगे। प्लानिंग डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट अलग रहेंगे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट अलग रहेंगे। और जो 8 के 8 स्पेशलिस्ट हैं ये आपके वर्कर को ऑर्डर देंगे। जो आपको ये पेंसिल से लाइन दिख रही है ये क्या शो कर रही है कि जो आपके 8 के 8 बॉस हैं ये हर बॉस आपके वर्कर को गाइड करेगा। सो जो यहाँ पर प्रिंसिपल था यूनिटी ऑफ कमांड वो यहाँ पर वॉयलेट हो रहा है,
क्योंकि एक साथ ही 8 बॉस एक वर्कर को काम दे रहे हैं। सो काफ़ी बार वर्कर कंफ्यूज हो सकते हैं कि किसका ऑर्डर पहले वो एग्री करे, मतलब किसका ऑर्डर वो पहले फॉलो करे। सो जो आपका FW टेलर था उसने क्या सजेस्ट किया, जो पूरा का पूरा सुपरवाइजरी लेवल है उसमें हम कभी भी एक ही सुपरवाइज़र को सारा काम असाइन नहीं करेंगे। उसके लिए हम डिफरेंट स्पेशलिस्ट हायर करेंगे, हर स्पेशलिस्ट को अलग काम देंगे और हर स्पेशलिस्ट वर्कर को गाइड करेगा, उनको इंस्ट्रक्ट करेगा। सो ये था आपका फंक्शनल फोरमैनशिप। एंड आवर नेक्स्ट टेक्निक इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्डाइजेशन टेक्निक आपको इसके नेम से ही क्लियर होगा कि लाइक किसी का स्टैंडर्ड सेट करना, वो होती है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन। सो FW टेलर ने क्या बोला था कि जिस भी टाइप की बिजनेस में एक्टिविटी परफॉर्म होगी, लाइक जो भी जॉब आपको परफॉर्म करनी है, आप हर एक्टिविटी के लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दोगे। लाइक इस स्टैंडर्ड की मुझे एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, सो उसे बोलते हैं हम स्टैंडर्डाइजेशन। सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। और किस किस टाइप के आप स्टैंडर्ड सेट कर सकते हो, लाइक किस प्रोसेस से आप प्रोडक्शन करोगे, आप कभी भी उससे नीचे का प्रोसेस यूज़ नहीं करोगे। किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ करोगे, कितने टाइम के अंदर अंदर आप प्रोडक्शन करोगे, आप किस क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे, उसका साइज़ क्या रहेगा, उसका टाइप क्या रहेगा, इसके अलावा उसका वेट और उसकी क्वालिटी। इन शॉर्ट स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ के स्टैंडर्ड सेट कर दोगे और जो आप स्टैंडर्ड सेट करोगे वो आप कभी भी ऐसे ही मैनेजर की विशेज़, मैनेजर की विल्स पे नहीं सेट करोगे। उसके लिए आप साइंटिफिक एनालिसिस करोगे। और साइंटिफिक एनालिसिस आप कैसे करोगे, आप प्रॉपर वर्क स्टडी एनालिसिस करोगे। वो हम अभी देखेंगे कि वर्क स्टडी क्या होती है। इसके अलावा आप 6 सिग्मा टेक्निक, केजन टेक्निक, बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, वो सारी टेक्निक्स यूज़ करके आप स्टैंडर्ड सेट करोगे। और स्टैंडर्ड आप सेट किस लिए करोगे, लाइक आपका स्टैंडर्डाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो उसका एक लाइन तक रिड्यूस करना, कि लाइक आप मल्टीपल लाइंस के प्रोडक्ट नहीं प्रोड्यूस करोगे, आप एक फिक्स्ड टाइप और फिक्स्ड साइज़ के प्रोडक्ट प्रोड्यूस करोगे। और आप ऐसा क्यों करोगे, ताकि आप उनकी इंटरचेंजेबल एबिलिटी प्रोड्यूस कर सको। लाइक जो आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो पार्ट, अगर किसी टाइम किसी पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर पार्ट में शॉर्टेज होती है, सो आप उसका कंपोनेंट दूसरे प्रोडक्ट में यूज़ कर सकते हो। और जो आपके प्रोडक्ट्स रहेंगे वो भी इंटरचेंजेबल हो सकते हैं, इसलिए आप हर एक्टिविटी का स्टैंडर्ड सेट करोगे। और इसके अलावा थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है कि आप क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने के लिए स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक फॉलो करोगे। और फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या है, टू एस्टाब्लिश परफॉर्मेंस ऑफ मैन एंड मशीन। लाइक कोई भी मैन या कोई भी जो मशीन पे हम काम कर रहे हैं, लाइक जो लेबर काम कर रही है, उसका क्या स्टैंडर्ड रहेगा, लाइक कितने दिन वो काम करेगा, किस क्वालिटी का वो वर्क परफॉर्म करेगा। इसके लिए हमें स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक को फॉलो करना होता है। सो स्टैंडर्डाइजेशन की टेक्निक सिंपली क्या है कि हर चीज़ का स्टैंडर्ड सेट कर दो। जो भी एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है उसका प्रॉपर स्टैंडर्ड सेट करो। और स्टैंडर्ड कैसे सेट होगा, साइंटिफिक मेथड से। और साइंटिफिक मेथड क्या है, आप वर्क स्टडी एनालिसिस करोगे, आप सिग्मा टेक्निक यूज़ करोगे, आप केजन टेक्निक यूज़ करोगे। सो इन सारी टेक्निक से आप अपने स्टैंडर्ड सेट करोगे। एंड आवर नेक्स्ट टेक्निक इज सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफिकेशन क्या होता है कि जो भी आप एक्टिविटी परफॉर्म करोगे उसको बहुत ही ज़्यादा सिंप्लीफाई कर दो। सिंप्लीफाई करने का मतलब कि जो आप अननेसेसरी क्वालिटी, अननेसेसरी टाइप्स के प्रोडक्ट बना रहे हो वो सब के सब बंद कर दो। लाइक यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमिनेशन ऑफ अननेसेसरी वेराइटीज़। लाइक आप डिफरेंट वेराइटीज़ के प्रोडक्ट बना रहे हो, डिफरेंट साइजेस के बना रहे हो और डिफरेंट डायमेंशन के बना रहे हो। सो उनको रिमूव करके एक बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर एडॉप्ट करो। इसको आप कैसे समझ सकते हो, जैसे कि सपोज करो आप शूज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो। सो आप शू कैसे मैन्युफैक्चर करो, 1 साइज़ का, 2 साइज़ का, 3 साइज़ का, रैदर देन कि आप 1 नंबर का जूता बना रहे हो, फिर आप 1.25 का बना रहे हो और उसके बाद आप 1.5 का बना रहे हो। सो ऐसा बनाना इलॉजिकल है। सो आप क्या अडोप्ट करो, आप सिंप्लीफाई कर दो। लाइक आप जो अननेसेसरी वैरायटीज़ बना रहे हो, लाइक इतने टाइप के शूज़, इससे अच्छा कि आप 1, 2, 3 के बनाओ। एलिमिनेशन कर दो जो डिफरेंट साइजेस आप अडोप्ट कर रहे हो, क्योंकि इसका बेनिफिट क्या होगा, एक तो इससे आपकी लेबर कॉस्ट कम होगी। लाइक अब आप इतने टाइप के शूज़ बना रहे हो, सो कम लेबर की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप डिफरेंट वैरायटीज़ के बनाओगे तो आपको लेबर की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी, आपको डिफरेंट टाइप की मशीनें भी लगेंगी।
लाइक 1 नंबर की शू बनाने के लिए अलग मशीन रहेगी, 2 के लिए अलग। बट अगर आप ये मेथड अडोप्ट करते हो, ऐसे में तो आपको क्या पता कितनी मशीनें खरीदनी पड़े, और इसके अलावा डिफरेंट टूल्स भी रिक्वायर होंगे और आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट भी बढ़ेगी। सो इन सब को अवॉइड करने के लिए आप सिंप्लीफिकेशन टेक्निक को एडॉप्ट करो। और जब उसने ये एक्सपेरिमेंट किया था, सो उसने एक यूएसए में एक पेपर कंपनी थी, वहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया था। सो उसने देखा कि वो 2000 टाइप के पेपर्स प्रोड्यूस करती थी। बट जब उसने वहाँ पर ये सिंप्लीफिकेशन टेक्निक एडॉप्ट कराई, उन्होंने अननेसेसरी वैरायटी के जो पेपर प्रोड्यूस कर रहे थे वो सारे के सारे रिड्यूस होकर आ चुके हैं 200 पे। सो आप देख सकते हो 1800 टाइप के पेपर बेफालतू में प्रोड्यूस कर रहे थे जिनका कोई भी लॉजिक नहीं था। सो सिंप्लीफिकेशन में बेसिकली यही है कि जो आप अननेसेसरी टाइप के प्रोडक्ट बना रहे हो, अननेसेसरी साइज़ के बना रहे हो, अननेसेसरी क्वालिटी के बना रहे हो, सो वो सारे के सारे आप रिमूव कर दो। लाइक आपके लिए बेटर है कि आप या तो मीडियम क्वालिटी का प्रोडक्ट बना दो या लो क्वालिटी का या हाई क्वालिटी का, रैदर देन कि आप इसी में 10 से 20 कैटेगरी के प्रोडक्ट बना रहे हो। सो वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आप रिमूव कर दो। सो ये थी आपकी सिंप्लीफिकेशन। उसके बाद हमारी नेक्स्ट टेक्निक है वर्क स्टडी। अब टेलर ने डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ एनालिसिस किया था, उसमें उसने डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ फॉर्मुलेट करी थी। और उस वर्क स्टडी का करने का उसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि एक तो आपकी कम से कम कॉस्ट आए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। सो उसके लिए उसने वर्क स्टडी एनालिसिस किया था। इसमें उसने डिफरेंट टाइप की स्टडीज़ प्रोपाउंड की थी। सो वो किस किस टाइप की स्टडी थी? पहली स्टडी थी आपकी मेथड स्टडी। अब मेथड स्टडी क्या थी? मेथड स्टडी बेसिकली उसने इसलिए की थी कि लाइक अगर आपको कोई भी काम करना है, सो हर काम को करने के लिए एक कोई ना कोई बेस्ट मेथड होता है। सो आप उस बेस्ट मेथड को आइडेंटिफाई करो, फिर उसको एडोप्ट करो। सो टेलर ने मेथड स्टडी किस लिए करी? टू फाइंड आउट द बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग द जॉब। जो भी आपको काम करना है उसके लिए एक बेस्ट मेथड निकाल लो। और उसने जब ये मेथड स्टडी करी थी उस टाइम उसने इसी स्टडी से एक असेंबली लाइन का कॉन्सेप्ट दिया था, जो कि आज के टाइम में बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज एडॉप्ट कर रही हैं। और मेथड स्टडी देने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, और जो आपकी क्वालिटी है, मतलब कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव करना, उसको मैक्सिमाइज़ करना, और जो आपकी कस्टमर की सेटिस्फेक्शन है उसको भी मैक्सिमाइज़ करना। सो ये इसके 3 ऑब्जेक्टिव्स थे मेथड स्टडी को प्रोपाउंड करने के पीछे। अब इसको एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो आपको कोई शू मैन्युफैक्चर करना है, या आप शू भी ले सकते हो, आप कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट भी ले सकते हो। सो आपको पता है अगर आपको जूता बनाना है तो आप 2 टेक्निक अडोप्ट कर सकते हैं। या तो आप लेबर इंटेंसिव जा सकते हैं, लाइक आप मोचियों को रख सकते हैं, आपके अंडर डिफरेंट मोची होंगे जो कि उन शूज़ को बनाएंगे। या आप मशीन इंटेंसिव टेक्निक अडोप्ट कर सकते हैं, लाइक आप डिफरेंट मशीन्स खरीद लोगे, उनसे प्रोडक्शन कराओगे। सो मेथड स्टडी में क्या था? दोनों मेथड्स को डिटेल में एनालाइज करो कि किसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, किससे ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है। जो आपका बेस्ट मेथड रहेगा उसको अडोप्ट करो। सो ये बताया था उसने मेथड स्टडी में। एंड आवर नेक्स्ट स्टडी इज़ मोशन स्टडी। अब मोशन स्टडी क्या थी? आपने देखा होगा कि जब आप कोई भी काम करते हो, आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हो। सपोज करो आप स्टडी कर रहे हो, आप लिखोगे, आप बार बार बुक्स के पेज पलटोगे, आप पेंसिल से इरेज करोगे, मतलब इरेज़र से इरेज करोगे, पेंसिल से लिखोगे। ऐसे जब कोई भी वर्कर काम करता है सो डिफरेंट एक्टिविटीज़ करता है, लाइक वो रॉ मटेरियल लेकर आएगा, फिर मशीन पे उसे यूज़ करेगा, मशीन को ऑपरेट करेगा। सो उसने ये बोला था FW टेलर ने कि आप सारे के सारे मोशन को एनालाइज करो कि कितने मोशन कोई भी इंडिविजुअल परफॉर्म कर रहा है, लाइक कितनी बार वो खड़ा हो रहा है, कितनी बार बैठ रहा है, कितनी बार एक जगह से चलकर दूसरी जगह पे जा रहा है। आप पहले उसके सारे के सारे मोशंस देखो, फिर उसमें डिफ्रेंशिएट करो कि कितने इसमें से प्रोडक्टिव थे, लाइक कितने ऐसे मोशन थे जो इसको परफॉर्म करने थे। लाइक अगर आपको रॉ मटेरियल लेकर आना है तो आपको वहाँ तक चलकर जाना पड़ेगा, ये तो है नहीं कि रॉ मटेरियल वहाँ से उड़कर आपके पास आ जाएगा। और कितने वो अनप्रोडक्टिव मोशन कर रहा है, लाइक वो बेफालतू में गया वो रॉ मटेरियल लेने और साथ ही साथ वो वाटर पीने चला गया, जिसका उसको मतलब कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी, बस वो ऐसे ही टाइम पास के लिए चला गया। सो FW टेलर ने ये बोला पहले सारे की सारी उसकी मूवमेंट्स देखो। जब आप मूवमेंट्स देख लोगे फिर उसमें से ये देखो कितना प्रोडक्टिव मूवमेंट थी, कितनी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट थी। और जब आपको ये पता लग जाएगा
तब जितनी उसकी अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है, लाइक जिसका कोई लॉजिक नहीं था, फिर उन सारी की सारी मूवमेंट्स को आप रिमूव कर दो। सो ये बताया था उसने मोशन स्टडी में। अब जब ये अपने टाइम पे उसने स्टडी करी थी, उसका एक एसोसिएट था जिसका नेम था फ्रैंक। उसने एक एनालाइज किया था, एक जो वहाँ पर एक राजमिस्त्री था जो कि ब्रिक लेयरिंग का काम कर रहा था। सो उन्होंने देखा था कि जब वो दीवार बनाता था वो डिफरेंट 18 एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता था, लाइक ईंट उठाई, फिर उसने सीमेंट उठाया, फिर उसने दीवार पे रखा, फिर वो धागे से देखते हैं। सो ऐसी वो 18 एक्टिविटीज़ कर रहा था। जब इसने उसको प्रॉपर एनालाइज किया तो उसने देखा कि वो काम पूरा का पूरा 5 एक्टिविटीज़ में हो सकता है। सो इसने ये बताया था कि आप मोशन स्टडी से कैसे जो अननेसेसरी मोशन होते हैं उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं। और इसको रिमूव करने के लिए इसने क्या लॉजिक बताया कि आप किसी भी एवरेज वर्कर को देखो अपनी फैक्ट्री में, कोई भी एवरेज वर्कर सेलेक्ट कर लो, फिर आप उसकी एक्टिविटीज़ को देखो कि लाइक वो क्या क्या एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है, और इसकी एक्टिविटीज़ आप 100 टाइम्स देखो, लाइक 100 बार देखो कि वो एक दिन में जैसे आपने एक्टिविटी देख ली, फिर सेम प्रोसीजर आप 100 दिन तक एडोप्ट करते रहो। और जब आप देख लोगे कि वो किस टाइप के मोशन परफॉर्म कर रहा है, तब आप उस बेसिस पे अपना रिजल्ट दो कि कितने प्रोडक्टिव थे, कितने अनप्रोडक्टिव थे। सो ये थी मोशन स्टडी। ऐसे ही उसने हमारी नेक्स्ट स्टडी दी थी टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी उसने किस लिए दी थी? टाइम स्टडी उसने इसलिए दी थी ताकि आप कोई भी काम जो आपको परफॉर्म करना है, आप उसके लिए एक प्रॉपर टाइम डिसाइड कर सको। अब वो टाइम कैसे डिसाइड होगा, उसके लिए भी उसने एक प्रॉपर साइंटिफिक वे बताया था। सो टाइम स्टडी किसके लिए है? फॉर डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड टाइम फॉर अ जॉब। लाइक कोई भी काम करना है उसके लिए एक स्टैंडर्ड टाइम होना चाहिए। सो स्टैंडर्ड टाइम आप किसके थ्रू डिसाइड करोगे? टाइम स्टडी के थ्रू। और जब आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा काम कितने टाइम के अंदर हो पा रहा है, तब आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि लाइक आपको कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है। और जब आपको ये पता लग जाएगा कितने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है, तब आप अपनी लेबर कॉस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। और इसके अलावा टाइम स्टडी प्रिपेयर करने का क्या लॉजिक था कि आप इंसेंटिव प्लान डिसाइड कर सको। लाइक जब आपको ये पता है कि कौन सा काम कितने घंटे में हो जाएगा, कितने वर्कर की रिक्वायरमेंट है, तब आप ये भी डिसाइड कर सकते हो कि किस वर्कर को कितनी पेमेंट करनी है। लाइक अगर वो विद इन टाइम कर रहा है, अगर विद इन टाइम नहीं कर रहा, तो इंसेंटिव प्लान डिसाइड करने में भी टाइम स्टडी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है। और टाइम स्टडी में आप एवरेज टाइम कैसे डिसाइड करोगे, लाइक जो स्टैंडर्ड टाइम होगा वो आप कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए आप किसी भी एवरेज वर्कर को ऑब्जर्व करोगे। लाइक कोई भी एवरेज वर्कर होगा फैक्ट्री में, आप देखोगे कि वो काम कैसे परफॉर्म कर रहा है, कितना टाइम लग रहा है उसे कौन सी एक्टिविटी करने में। आप फिर यही उसका काम 100 टाइम्स ऑब्जर्व करोगे। जब आप ये ऑब्जर्व कर लोगे, तब आप उस बेसिस पे एक स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड कर दोगे। सो टाइम स्टडी का बेसिकली पर्पस क्या है? एक स्टैंडर्ड टाइम फिक्स कर देना, और जो उस स्टैंडर्ड टाइम के अंदर अंदर काम कर रहा है वो एफिशिएंट है, जो नहीं कर पा रहा वो इनएफिशिएंट है। एंड आवर नेक्स्ट स्टडी इज़ फटीग स्टडी। सो फटीग स्टडी उसने बेसिकली किस लिए प्रोपाउंड करी? उसने ये इसलिए प्रोपाउंड करी ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि जो हमारे वर्कर हैं उसको कितने टाइम के बाद हमें रेस्ट देनी है, कितने टाइम के लिए रेस्ट देनी है। क्योंकि जब कोई भी वर्कर फिजिकल वर्क परफॉर्म करता है, कुछ टाइम के बाद उसको रेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। क्योंकि कोई भी इंसान फैक्ट्री में 8 के 8 घंटे काम नहीं कर सकता, उसे थोड़े थोड़े टाइम के रेस्ट इंटरवल चाहिए होते हैं। क्योंकि अगर वो पूरे के पूरे 8 घंटे काम करेगा, उसकी तबीयत बिगड़ जाएगी और वो कभी भी अपनी 100% एफिशिएंसी से काम नहीं कर सकता। सो फटीग स्टडी किस लिए प्रिपेयर करी गई? टू डिटरमाइन द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम इंटरवल। और आप फटीग स्टडी में टाइम इंटरवल और रेस्ट इंटरवल कैसे डिसाइड करोगे? इसके लिए आप किसी भी एवरेज वर्कर को देखोगे और आप ऑब्जर्व करोगे कि लाइक कितने टाइम के बाद उसको थकान महसूस होती है, लाइक वो कितने टाइम के बाद रेस्ट की रिक्वायरमेंट को ऑब्जर्व करता है, लाइक वो रेस्ट चाहता है। जब आप ये देख लोगे कोई भी नॉर्मल वर्कर है, वो 1 घंटा काम करने के बाद उसे 10 या 20 मिनट की रेस्ट चाहिए होती है। आप ये सब ऑब्जर्व करोगे, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि कितने टाइम के लिए रेस्ट देनी है, कितने बार रेस्ट देनी है और कितने लंबे टाइम तक रेस्ट देनी है। सो ये ऑब्जेक्टिव था उसका फटीग स्टडी का। और उसने नेक्स्ट टेक्निक दी थी आपकी मेंटल रेवोल्यूशन। अब मेंटल रेवोल्यूशन टेक्निक में क्या था? आपको पता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में 2 टाइप की पार्टीज वर्क करती हैं। उसमें से फर्स्ट पार्टी क्या है? वर्कर। और सेकंड पार्टी क्या है? मैनेजमेंट।
अब वर्कर और जो मैनेजमेंट है इनमें मोस्ट ऑफ द टाइम कंपटीशन रहता है, क्योंकि वर्कर ज़्यादा सैलरी चाहते हैं, मैनेजमेंट उनको कम सैलरी देना चाहती है। वर्कर सोचते हैं मैनेजमेंट बेकार है, मैनेजमेंट सोचती है वर्कर बेकार है। सो मेंटल रिवॉल्यूशन में उसने ये बताया कि दोनों को अपने एटीट्यूड में चेंज करने की रिक्वायरमेंट है। लाइक उनके बीच में कभी भी कंपटीशन नहीं होना चाहिए, उनके बीच में प्रॉपर कोऑपरेशन होना चाहिए। और जितने भी रीजंस होते हैं कन्फ्लिक्ट का रीज़न बेसिकली क्या होता है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन। मैनेजमेंट इनको कम सैलरी देना चाहती है और वर्कर चाहते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सैलरी मिले और उनको काम भी ना करना पड़े। सो जो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट के रीजंस होते हैं वो सारे के सारे रिमूव करने चाहिए। और जो मेंटल रिवॉल्यूशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या रहना चाहिए कि जो आपके वर्कर हैं और जो आपकी मैनेजमेंट है दोनों का एक टारगेट होना चाहिए कि कैसे हम अपने सरप्लस को इंक्रीज़ कर सकते हैं। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब उनका सरप्लस, उनका प्रॉफिट ही ज़्यादा होगा तो उनको उस प्रॉफिट के लिए फ़ाइट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा उतना ही ज़्यादा दोनों पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट होगा। सो इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर प्रॉफिट दे शुड एम एट हाउ टू इंक्रीज दिस प्रॉफिट। सो मेंटल रिवॉल्यूशन में बेसिकली यही है, जितना ज़्यादा हो उनमें कोऑपरेशन हो, जितना ज़्यादा वो आपस में एक दूसरे को फ्रेंड फैमिली की तरह ट्रीट करें, इंस्टेड ऑफ उनके बीच में कुछ जेलसी हो, उनके बीच में कुछ फाइट्स हो। सो ये थी आपकी मेंटल रिवॉल्यूशन। एंड आवर नेक्स्ट टेक्निक इज़ डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। अब जो आपका टेलर था उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, उसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। कि लाइक जितने टोटल वर्कर हैं उसमें से कितने एफिशिएंट है, कितने इनएफिशिएंट है। और इसके लिए उसने एक नई टेक्निक सजेस्ट करी जिसका नेम था डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। और इस टेक्निक में क्या था, इस टेक्निक में उसने बताया था कि जो आपके एफिशिएंट वर्कर हैं आप उनको अलग वेज रेट दोगे और जो आपके इनएफिशिएंट हैं उसको अलग वेज रेट दोगे। इसके लिए उसने 2 वेज रेट सजेस्ट किए थे। 2 वेज रेट में क्या था, एक तो हाई वेज रेट था और एक क्या था, एक था लो वेज रेट। अब जो स्टैंडर्ड आउटपुट, लाइक जो आपने स्टैंडर्ड सेट कर रखा है कि दिन की 10 यूनिट बनानी है, जो 10 यूनिट या 10 से ज़्यादा बना रहा है उसको हम हाई रेट से पे करेंगे और जो 10 से कम यूनिट बना रहा है उसको हम लो रेट से पे करेंगे। सो एक्स्ट्रा वेजेस फॉर एफिशिएंट और लोअर वेजेस फॉर इनएफिशिएंट। ये उसने किस लिए किया था, ताकि वो ये पहचान सके कि एफिशिएंट कौन है, इनएफिशिएंट कौन है। और जब वो ये आइडेंटिफाई कर लेगा तब वो उनके लिए प्रॉपर इनिशिएटिव ले सकते हैं, कैसे आपके इनएफिशिएंट को एफिशिएंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब इनएफिशिएंट वर्कर को पता लगेगा कि उनको कम सैलरी मिल रही है, ऑब्वियस सी बात है वो अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे। इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। सपोज करो आपकी स्टैंडर्ड यूनिट कितनी है, 10 पर डे। लाइक जो वर्कर है उसको 10 यूनिट बनानी होती हैं हर दिन में और स्टैंडर्ड रेट क्या है, 50 रुपीज़। मतलब कि जो 10 या 10 से ज़्यादा बनाएगा उसको 50 रुपये के हिसाब से मिलेंगे, जो 10 से कम बनाएगा उसको 40 रुपीज़ के हिसाब से मिलेंगे। अब हम 2 वर्कर का एग्जांपल ले लेते हैं। आपके पास 2 वर्कर हैं, फर्स्ट का नेम है ए, सेकंड का नेम है बी। और जो वर्कर ए है सपोज करो वो 11 यूनिट बना पा रहा है। सो जब वो 11 यूनिट बना लेगा तो उसको किस रेट से पेमेंट होगी, क्योंकि उसने ज़्यादा यूनिट बनाई स्टैंडर्ड से, सो उसको पेमेंट होगी 50 रुपये के हिसाब से। सो उसको टोटल कितनी पेमेंट हुई, 550। और जो हम वर्कर बी है हमारा, सपोज उसको ले लेते हैं कि उसने सिर्फ 9 यूनिट प्रोड्यूस करी। सो जब वो 9 यूनिट प्रोड्यूस करेगा उसको किस रेट से पेमेंट होगी, उसको पेमेंट होगी 40 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि जो स्टैंडर्ड से कम बना रहा है उसको 40 के हिसाब से पेमेंट होगी, जो स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज़्यादा बना रहा है उसको 50 के हिसाब से पेमेंट होगी। सो इसको पेमेंट हुई सिर्फ 360 रुपीज़। सो जो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, और डिफरेंस कितना है, 190 रुपीज़ का। जो ये 190 रुपीज़ का डिफरेंस है, ये जो वर्कर है भी उसको ये मोटिवेट करेगा कि लाइक सिर्फ मैंने 1 यूनिट कम ही बनाई अपने स्टैंडर्ड से और मुझे कितनी कम वेजेस मिली। और जो दूसरा वर्कर था जिसने स्टैंडर्ड से सिर्फ 1 यूनिट ज़्यादा बनाई, सो जो ये 190 रुपीज़ का गैप है ये इनफ है मोटिवेट करने के लिए बी को। क्योंकि जब बी को दिखेगा कि वर्कर ए है वो सिर्फ 11 बनाकर एक दिन के 550 रुपये लेकर जा रहा है और वही मैं 9 बनाकर सिर्फ 360 रुपये मिल रहे हैं, सो ये उसको मोटिवेट करेगा कि लाइक मैं भी एटलीस्ट कम से कम 10 यूनिट बनाऊं। सो डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम उसने इसीलिए दिया था
कि जो आपके इनएफिशिएंट वर्कर हैं उनको वो मोटिवेट कर सके और वो ये डिस्टिंग्विश कर सके कि टोटल वर्कर में से कितने एफिशिएंट हैं कितने इनएफिशिएंट हैं। सो अब तक हमने FW टेलर की सारे के सारे प्रिंसिपल सारी की सारी टेक्निक्स कर ली और जो हमारा हेनरी फ्योल था उसके प्रिंसिपल्स भी हम सारे के सारे डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं अब हम उसको देख लेते हैं। सो पहला डिफरेंसेस क्या है, पर्सपेक्टिव का, मतलब इनकी सोच का। जो हेनरी फ्योल था उसका मेन फोकस किस चीज़ पे था, उसका मेन फोकस था टॉप लेवल मैनेजमेंट पे, लाइक टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और जो आपका टेलर था उसका मेन एम था फोरमैन लेवल पे, लाइक जो लोअर लेवल मैनेजमेंट थी जिसको हम शॉप फ्लोर बोलते हैं, उस लेवल को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि इसकी सारी की सारी टेक्निक्स बेसिकली उसी लेवल पे फोकस कर रही थी। सो इसका टॉप लेवल पे था, इसका शॉप फ्लोर लेवल पे था। सेकंड डिफरेंस क्या है, यूनिटी ऑफ कमांड। यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड स्ट्रिक्टली फॉलो होता है, यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड वॉयलेट होता है, क्योंकि आपने देखा था कि फंक्शनल फोरमैनशिप में एक वर्कर को 8 स्पेशलिस्ट ऑर्डर दे रहे थे। ऐसे ही हमारा नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, एप्लीकेबिलिटी का। जो हेनरी फ्योल था उसके प्रिंसिपल यूनिवर्सली अप्लाइड है, लाइक हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, बट जो FW टेलर होता है उसके प्रिंसिपल स्पेशलाइज्ड सिचुएशन में अप्लाई होते हैं, क्योंकि इसके प्रिंसिपल मेनली फैक्ट्री पे फोकस कर रहे थे। सो काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री का कोई काम नहीं होता, सो वहाँ पर इसके प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। जो हमारा हेनरी फ्योल था उसके प्रिंसिपल उसके पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड थे, लाइक जो उसने पर्सनली ऑब्जर्व किया जब वो फैक्ट्री में काम कर रहा था। और जो FW टेलर था इसने प्रॉपर ऑब्जर्वेशन करी, प्रॉपर इसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे। और नेक्स्ट डिफरेंस किस चीज़ का है, फोकस का। जो हेनरी फ्योल था उसका फोकस क्या था, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन को इम्प्रूव करना, लाइक ओवरऑल मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। और जो FW टेलर था इसका मेन एम था प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना। और नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, पर्सनैलिटी का। जो हेनरी फ्योल था वो क्या था, प्रैक्टिशनर था, और जो FW टेलर था ये आपका साइंटिस्ट था। और उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस है एक्सप्रेशन का। जो हमारा हेनरी फ्योल था उसने दी थी जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और जो हमारा FW टेलर था इसने दी थी साइंटिफिक मैनेजमेंट। और हेनरी फ्योल को हम क्या बोलते थे, फादर ऑफ जनरल मैनेजमेंट, और जो FW टेलर था इसको बोलते थे हम फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे हेनरी फ्योल और FW टेलर में। सो हमने अब डिफरेंसेस तो देख लिए कि दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस थे। इसके अलावा इसमें एक डिफरेंस क्या था, जो आपका हेनरी फ्योल था उसने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे, इसने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे और कुछ टेक्निक्स दी थी। सो हमने डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा डिटेल में देख लिए। अब हम देख लेते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज़ थी। सो फर्स्ट सिमिलैरिटी क्या थी, सॉल्यूशन टू मैनेजरियल प्रॉब्लम। दोनों का मेन एम क्या था कि वो जो मैनेजमेंट की प्रॉब्लम है उनको कैसे सोल्व कर सकते हैं। सेकंड सिमिलैरिटी क्या थी, स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। दोनों के दोनों ने जो प्रिंसिपल्स दिए हैं उसमें से कोई सा भी ऐसा प्रिंसिपल नहीं है जिसको आप प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, लाइक जो फ्योल के प्रिंसिपल हैं और जो टेलर के प्रिंसिपल हैं, आप दोनों के दोनों प्रिंसिपल अपनी कंपनीज में एडॉप्ट कर सकते हो। और थर्ड सिमिलैरिटी क्या है, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप। दोनों का मेन एम क्या था कि वो अपने इंडस्ट्री में बेटर रिलेशनशिप कैसे एस्टैब्लिश कर सकते हैं, लाइक जो आपके वर्कर हैं और जो मैनेजमेंट है इन दोनों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेशन कैसे लेकर आया जा सकता है। दोनों का मेन फोकस इसी चीज़ पे था। और फोर्थ सिमिलरिटी क्या थी, प्रेफरेंस टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट। दोनों के दोनों एक्सपर्ट ने मेन फोकस किस चीज़ पे दी है, ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट पे। लाइक अगर दो सिचुएशन हो आपके पास, एक सिचुएशन में आपको ऑर्गेनाइजेशन को प्रेफरेंस देनी है, दूसरी सिचुएशन में आपको वर्कर को प्रेफरेंस। सो आप किसी भी सिचुएशन में वर्कर को प्रेफरेंस नहीं दोगे, आप फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन को। सो दोनों ने प्रायोरिटी दी ऑर्गेनाइजेशन को रेदर देन गिविंग प्रायोरिटी टू द वर्कर। और हमारा नेक्स्ट सिमिलैरिटी क्या है, डिवीज़न ऑफ वर्क। दोनों के दोनों ने ये बोला था कि पूरे का पूरा टोटल वर्क डिवाइड करो और एक स्पेशल काम किसी एक स्पेशल इंडिविजुअल को असाइन करो। इसने जो टेलर था आपका उसने फंक्शनल फोरमैनशिप में बताया ये, और जो आपका हेनरी फ्योल था उसने तो डिवीज़न ऑफ वर्क का प्रिंसिपल दे रखा था। सो दोनों का मेन फोकस क्या था, डिवीज़न ऑफ वर्क का।
हमने हेनरी फ्योल और टेलर में डिफरेंसेस भी देख लिए और हमने सिमिलैरिटीज़ भी देख ली। और जो हमारा सेकंड चैप्टर है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का, वो हमारा यहाँ पर पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब बस आपको इस चैप्टर की केस स्टडीज़ को सोल्व करना है। सबसे पहले आप सारा का सारा चैप्टर रिवाइज करो वीडियोस देखकर, फिर इसके सिंपल क्वेश्चन करो, फिर इसके नेक्स्ट आप वो केस स्टडी की वीडियो देखना और फिर आप अपनी केस स्टडी को सोल्व करना और ऐसे आप अपनी रिवीजन को कंटिन्यू करना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग एंड स्माइलिंग। इफ यू हैव एनी डाउट you can ask me in the comment section, and don't forget to share and subscribe to this channel for more amazing videos. Thank you. Bye bye.